एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में सारे बच्चों का। और देखिए आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। असल में इसमें जो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस हैं जैसे स्टिल और एट और ऑलरेडी, इनका यूज कैसे करते हैं, क्या डिफरेंस है, कहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा। एक्सपेक्ट है, होप, वेट या लुक फॉरवर्ड। जैसे एक्सपेक्ट का मतलब आशा उम्मीद करना, होप का मतलब भी यही होता है, वेट माने इंतजार करना, लुक फॉरवर्ड माने भी यही सेंस होता है। सून है, अर्ली है, क्विक है या क्विकली, इसमें क्विकली और फर्दर, फार्दर और ड्यूरिंग और इन का यूज़ करते हैं। हाउ एंड व्हेन, कब और कैसे यूज़ करते हैं इसको, तो चलिए देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और एक आपसे ये सजेशन है कि इसको अंत तक जरूर देखें, तभी आप पूरी बात इनमें डिफरेंस समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे लिखा है स्टिल, इट इज़ यूज टू से दैट समथिंग हैज परहैप्स सरप्राइजिंगली नॉट फिनिश्ड। इसका यूज जो होता है वो ये कहने के लिए किया जाता है कि कोई चीज़ संभवतः मतलब आश्चर्यजनक ढंग से समाप्त नहीं हुई है, अर्थात स्टिल किसी चीज़ की कंटिन्यूटी दिखाता है। कंटिन्यूटी, क्या कंटिन्यूटी, जैसे सी इज स्टिल एस्लीप, यानी वो सोई हुई है। और सोई हुई है का मतलब सो रही है, सोना उसका जारी है, अभी भी सोई हुई है, ये कहने का तात्पर्य यहाँ पे। तो मतलब क्या है, नॉट फिनिश्ड, अब इसको सोना समाप्त नहीं हुआ। इज इट स्टिल रेनिंग, क्या अभी भी बारिश हो रही है, यानी हो रही है। अगर जवाब मिले कि हाँ, तो इट इज स्टिल रेनिंग, यानी बारिश का होना जारी है, समाप्त नहीं हुई है। आई हैव बीन थिंकिंग फॉर आवर्स बट आई स्टिल कैन नॉट डिसाइड, मैं घंटों से सोच रहा हूँ या कई घंटों से सोच रहा हूँ, और लेकिन अभी भी मैं डिसीजन नहीं ले सकता, फैसला नहीं कर सकता, यानी सोचना अभी भी जारी है। तो स्पेशल क्या है इसमें, स्टिल यूजुअली गोज विद द वर्ब इन मिड पोजिशन। स्टिल का यूज़ जो होता है मोस्टली वर्ब के साथ ही होता है, ठीक। और साथ में ये ज़रूर है कि वो मिड पोजिशन यानी ये बीच में प्रयोग किया जाएगा, वर्ब और सेंटेंस के क्लॉज के बीच में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जांपल से आपको मदद मिल जाएगी। नेक्स्ट है एट। अब येट का मतलब इट इज़ यूज टू से दैट समथिंग विच इज़ एक्सपेक्टेड हैज़ नॉट हैपेंड। इसका प्रयोग तब किया जाता है जिसके हम उम्मीद कर रहे हैं और ऐसा हुआ नहीं है, बट वी थिंक दैट इट विल, लेकिन हम ये ज़रूर साथ में समझते हैं कि ये होगा। मतलब ऐसे किसी एक्टिविटी के बारे में सोच रहे हैं जो हुआ नहीं है, उम्मीद है हमें कि होना चाहिए था, और ये भी पॉजिटिवली सोच रहे हैं कि ये होगा। जैसे इज राघव हियर, क्या राघव यहाँ है, नॉट इट, मतलब जवाब में ये हुआ कि अभी भी नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो आ जाएगा। द मेल हैज़ नॉट कम इट, मेल का मतलब कोई भी मेल, डाक है, अभी तक पहुंची नहीं है। किसी भी एक्सप्रेस मेल के लिए भी कह सकते हो, मतलब अभी तक आई नहीं है लेकिन उम्मीद है आ जाएगी। इज ब्रेकफास्ट नॉट रेडी इट, क्या अभी नाश्ता तैयार नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा। तो अभी भी राघव नहीं आया है, और मेल नहीं आई है, या ब्रेकफास्ट अभी भी तैयार नहीं है। डोंट ईट द गुआवाज, यानी कि अमरूद मत खाना। दे आर स्टिल, दे आर नॉट राइट एट, दे आर नॉट राइप एट, अभी पके नहीं है, लेकिन उम्मीद है शीघ्र ही पक जाएंगे। तो ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होना चाहिए था लेकिन वो ना हुआ, बट ये ज़रूर साथ में हो कि ऐसा हो जाएगा। राघव आया नहीं है मतलब आना था, और ये भी हमें है, दिमाग में बात चली कि वो आ जाएगा, पर अभी भी ये एक्शन हुआ नहीं। मेल आनी थी, आई नहीं है, बट दिमाग में ये ज़रूर है कि आ जाएगी। तैयार हो रहा है नाश्ता, अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि तैयार हो ही जाएगा। और ये अमरूद मत खाना, पके नहीं है, लेकिन ये तो है कि मतलब आफ्टर ए शॉर्ट टाइम दे विल बी राइट, मतलब कुछ समय में वो पक जाएंगे। एट यूजुअली गोज एट द एंड ऑफ ए क्लॉज, एट का यूज़ जो होता है ऑलमोस्ट किसी भी क्लॉज या सेंटेंस के लास्ट में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑलरेडी। इट इज़ यूज टू से दैट समथिंग हैज़ हैपेंड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कुछ समय पहले ही वो काम हो चुका है। इट इज़ यूज टू से दैट समथिंग हैज़ हैपेंड
मतलब वो हो चुका है काम कोई भी, अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, उम्मीद से थोड़ा पहले। ठीक, जैसे व्हेन इज राजू गोइंग टू कम, राजू कब आने वाला है। अब यहाँ पर किसी ने जवाब दिया ही इज ऑलरेडी हियर, वो तो पहले से यहाँ है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो राजू आ रहा है, लेकिन क्या हुआ, अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, हमारे एक्सपेक्टेशन से पहले ही हो गया है। ठीक, तो यहाँ एक्सपेक्टेशन से पहले ये चीज़ दी गई। यू मस्ट गो टू मुंबई, आपको मुंबई जाना होगा या जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर उसका जवाब मिला आई हैव ऑलरेडी बीन देयर, मैं तो वहाँ पहले ही जा चुका हूँ। तो यह एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में वो कम पहले हो चुका है। हैव यू ऑलरेडी फिनिश्ड, क्या तुम पहले ही इसको समाप्त कर चुके हो। दैट वाज क्विक, अरे अगर ऐसा है तो ये तो थोड़ा जल्दी हो गया, यानी एक्सपेक्टेशन से पहले हो गया। तो ये क्या ऑलरेडी का यूज़, जैसे आई हैव सीन, आई हैव ऑलरेडी सीन द मूवी, मतलब मैं ये तो मूवी पहले ही देख चुका हूँ। इसका मतलब है एक्सपेक्टेशन, बात चल रही है, चर्चा हो रही है कि यार मूवी देखने चलना है, ये करना वो करना है। तो वो कोई बोला कि आई हैव ऑलरेडी सीन द मूवी, मैं तो ये पहले ही देख चुका हूँ। यानी एक्सपेक्टेशन से पहले कोई चीज़ हो जाए तब ऑलरेडी का यूज़ किया जाता है। और ऑलरेडी यूजुअली गोज विद द वर्ब इन मिड पोजीशन, और ये भी वर्ब के साथ ही यूज़ होता है और क्लॉज के मिड में यूज़ किया जाता है। सेंटेंस या कोई भी क्लॉज हो उसके बीच में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेक्ट एंड होप, इसका भी यूज़ होता है। एक्सपेक्ट माने आशा करना, उम्मीद करना, होप माने भी आशा करना, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या, गौर से समझना, क्योंकि ये बहुत ही बारीक अंतर होते हैं। इनमें अगर आप बहुत अटेंटिवली फोकस नहीं करेंगे तो आपको इनमें अंतर समझ में नहीं आएगा, और ये हमेशा कंफ्यूजिंग मैटर रहता है कि इसमें आखिर अंतर क्या है। जैसे मान लो सी है, बी होल्ड है, वॉच है और लुक है, और इसके बाद ग्लेंस है, ग्लेयर है, स्टेयर है, गेज है। इनमें सब में अंतर होता है थोड़ा थोड़ा, बट इनमें सबका मतलब देखना ही होता है, लेकिन अंतर होता है। अब इसको अगले वीडियो में डाल देंगे। एक्सपेक्टिंग इज अ मैटर ऑफ थिंकिंग, जब आप किसी चीज के एक्सपेक्ट कर रहे होते हो तो वो थिंकिंग वाला मैटर होता है, यानी आप उसके बारे में सोच रहे हो, रेदर देन फीलिंग। फीलिंग की तुलना में मतलब सोचना ज़्यादा माना जाता है। किसी चीज़ को आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आपके माइंड पे वो बात चल रही होती है, तब एक्सपेक्ट का यूज़ होता है। इफ़ आई एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, यदि मैं किसी चीज़ को होने के लिए उम्मीद कर रहा हूँ तो आई हैव अ गुड रीजन टू थिंक, तो ये सोचना मेरे लिए अच्छा तर्क है कि इट विल इन फैक्ट हैपन, कि ये वास्तव में ऐसा होगा। जब हम किसी चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं और दिमाग में हम सोच रहे हैं कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी, तब एक्सपेक्ट का यूज़ किया जाता है। होपिंग इज़ मोर इमोशनल, होपिंग जो थोड़ा सॉफ्ट यूज़ है, ये थोड़ा सा सेंटिमेंटल है। इफ़ आई होप फॉर समथिंग टू हैपन, यदि मैं किसी चीज़ को होने के बारे में सोच रहा हूँ, यानी कि आशा कर रहा हूँ, तो आई वुड लाइक इट टू हैपन, तो मैं चाहूँगा कि ऐसा हो, बट आई डू नॉट नो वेदर इट विल, कि मुझे ये पता नहीं है कि क्या ऐसा होगा अथवा नहीं होगा। यहाँ पर पॉजिटिव सेंस है, यहाँ पर आपका एक चॉइस रहती है, यहाँ कन्फर्म रहता है आपका सोचना, जो आप सोच रहे हो संभवतः वैसा ही होगा, तब यहाँ पर आशा की जाती है एक्सपेक्ट के यूज़ में। और यहाँ पर क्या, जो आप उम्मीद कर रहे हैं तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये समझना है। यहाँ पर ये है 99% जो आप सोच रहे हो वैसा होगा, तो एक्सपेक्ट यूज़। और जो यहाँ आप आशा कर रहे हो कि ऐसा होगा, लेकिन होगा या नहीं होगा इसके बारे में आपका कंफर्म नहीं है, यहाँ आप पर मतलब इनफैक्ट ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा। लेट अस सी द एग्जांपल्स। आई एम एक्सपेक्टिंग जैक टू फोन एट 3 o'clock, आई होप ही हैज़ गॉट सम गुड न्यूज़। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैक मुझे 3 बजे फ़ोन करेगा। ठीक, आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अर्थात आप ऐसा सोच रहे हैं। आई होप ही हैज़ गॉट सम गुड न्यूज़, और मुझे उम्मीद है उसको कोई अच्छी खबर मिल गई होगी। अब ये उम्मीद है, अच्छी खबर मिल गई होगी, नहीं मिल गई होगी, ये आप दावे के साथ नहीं कह सकते हो, लेकिन ऐसा आप सोच रहे हो कि शायद 3 बजे वो फ़ोन करेगा, तो एक्सपेक्ट का यूज़ यहाँ पर। शीला इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, शीला एक बेबी के बारे में सोच रही, शी इज़ प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट है। अब ये ऐसा सोचना, चूंकि ये क्या है, इनफैक्ट इट विल हैपन, निश्चित तौर पर उसको बेबी होगा क्योंकि प्रेग्नेंट है। सी इज होपिंग इट विल बी ए गर्ल, और वो आशा कर रही कि वो एक लड़की होगी। अब ये कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पर देखिए होपिंग का यूज है, मतलब लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। मतलब सी डज नॉट सी इज नॉट कंफर्म्ड वेदर इट विल बी अ गर्ल और अ बॉय। तो यहाँ पर एक्सपेक्ट करना, सोचना, जो कि मतलब ये कंफर्म है कि बेबी होगा,
बट वो गर्ल होगा या बॉय होगा इसके लिए कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर होप का प्रयोग। यहाँ से आप और बेटर समझ जाएंगे। नोट क्या है, वन कैन एक्सपेक्ट गुड और बैड थिंग्स। एक्सपेक्ट करने का मतलब है कि किसी अच्छी और बुरी घटना के बारे में सोच सकता है कि ऐसा होगा, और होगा जरूर, चाहे बुरी हो या अच्छी हो। बट वन ओनली होप्स फॉर थिंग्स दैट वन वांट्स। लेकिन जब आशा करता है आदमी तो वही करता है जो उसको अच्छा लगता है कि ऐसा हो। ये बात समझने वाली है, काफी मतलब बहुत डीप सेंस में है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा तभी समझ पाओगे। वेट एंड लुक फॉरवर्ड टू, इन दोनों का मतलब ही होता है इंतजार करना। लेकिन अब देखना कैसे है। वेट एक फॉर्मल यूज है। वन वेट्स व्हेन समवन और समथिंग इज लेट। कोई भी व्यक्ति किसी चीज का इंतजार तब करता है जब वो लेट हो, कोई व्यक्ति लेट हो या कोई घटना, कोई एक्शन लेट हो। व्हेन वन इज अर्ली फॉर समथिंग, और व्हेन वन वांट्स टाइम टू पास सो दैट समथिंग विल हैपन। जब कोई व्यक्ति मतलब किसी काम के लिए ये तो मतलब जल्दी होता है, मतलब हम जल्दी से किसी जगह पे पहुंच जाए किसी काम करने के लिए। और व्हेन वन वांट्स टाइम टू पास सो दैट समथिंग विल हैपन, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा जो टाइम पास कर रहा हो ताकि समथिंग विल हैपन, कोई घटना घटेगी। तो किसी चीज को होने के लिए मूवी चलेगी, स्क्रीन अभी ऑफ है और हम वेट कर रहे हैं, ठीक। तो हम वेट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मतलब टाइम को पास कर रहे हैं, ठीक है। कोई आ रहा है, हम टाइम को पास कर रहे हैं, बट अभी आया नहीं है, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, ठीक है। तो वेट का मतलब एक फॉर्मल यूज है जो कि टाइम टेकन है और टाइम प्रोसेस है। लुक फॉरवर्ड मीन्स थिंक अबाउट समथिंग इन द फ्यूचर। आप ऐसे किसी वस्तु के बारे में, घटना के बारे में सोच रहे हो जो भविष्य में होने वाली है। और विथ प्लीजर, इसमें क्या होता है कि खुशी के साथ आप उस चीज को वेट कर रहे हो। वन लुक्स फॉरवर्ड टू समथिंग दैट सीम्स सर्टेन टू हैपन। कोई भी व्यक्ति लुक फॉरवर्ड या किसी चीज को ऐसे मतलब इंतजार करता है कि कोई चीज प्रतीत होती है कि निश्चित रूप से होगा, एंड दैट वन इज ग्लैड अबाउट, और वो व्यक्ति उसके बारे में खुश होता है। देखिए किसी व्यक्ति का या घटना का जब हम वेट करते हैं तो यहाँ पर खुशी का, प्लेजर का कोई सेंस नहीं होता है। लेकिन जब लुक फॉरवर्ड, अर्थात आप लुक फॉरवर्ड का जहाँ यूज होता है, इंतजार कर रहे होते हो, तो वहां पर किसी घटना के होने का एहसास अच्छा होता है, किसी व्यक्ति के होने का या आने का एहसास अच्छा होता है, तब वहां लुक फॉरवर्ड टू का यूज किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप। आई वेटेड फॉर हिम टिल 11, मैंने उसका 11 बजे तक इंतजार किया, एंड देन वेंट होम, और मैं चला गया। मतलब नॉट द मैटर ऑफ प्लेजर। आई हेट वेटिंग फॉर पीपल टू फोन। फोन के लिए लोगों को इंतजार करना मुझे अच्छा नहीं लगता, कि मतलब मैं कोई मुझे फोन करे और मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तक उसका फोन नहीं आया, तो ये मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्लेजर का सेंस नहीं है। ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर आवर्स, वो घंटों तक मेरी प्रतीक्षा करता रहा था, बट आई डिड नॉट गेट देयर, लेकिन मैं वहाँ गया नहीं। तो ये वेट का फॉर्मल यूज है, जनरल यूज है, और टाइम प्रोसेस से डिपेंड है। इट इज आउट ऑफ द मैटर ऑफ प्लेजर, यहाँ प्लेजर का कोई सेंस नहीं है। फिर देखिए लुक फॉरवर्ड का यूज, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज बर्थडे, वो अपने जन्मदिन का इंतजार कर रहा है, यानी विद द मैटर ऑफ प्लेजर, यहाँ पर वो खुश है और उसको किसी ओकेजन का बड़ी बेसब्री से और बड़ी तत्परता से इंतजार है। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम हर, मैं उससे की तरफ से कोई फ़ोन कॉल या लेटर से के माध्यम से कोई ना कोई बात सुनने के लिए इंतजार कर रहा हूँ, कि मतलब मुझे वो पत्र लिखेगी या फिर मुझसे कुछ बोलेगी, इसका मतलब। तो यहाँ पर द मैटर ऑफ प्लेजर यहाँ पर भी है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू सेशन, और मुझे नए सेशन का इंतजार है, अर्थात बहुत ही एक्साइटमेंट से, इंथुजिज्म जो होता है, एक जो ग्लैडनेस होती है, उसको लेकर काफ़ी उत्साहित है, एक्साइटेड है कि नया सेशन आएगा, मैं स्कूल जाऊंगा और ऐसा ऐसा करके ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर गुड सेंस में होता है लुक फॉरवर्ड का यूज, और ये जनरल सेंस में होता है जिसको हम साधारणतः प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सून अर्ली एंड क्विकली। सून मीन्स अ शॉर्ट ऑफ टाइम आफ्टर नाउ, और ए शॉर्ट ऑफ टाइम, या शॉर्ट टाइम आफ्टर देन। अब से कुछ समय के लिए, हम किसी घटना के बारे में जल्दी के अर्थ में प्रयोग करते हैं तो सून का प्रयोग करते हैं। या तब से किसी घटना के बारे में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, या फिर पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, अगर हम ऐसा कुछ, लेकिन ये शॉर्ट टाइम समझिए आप। शॉर्ट टाइम बहुत मतलब तात्कालिक क्षणों में जब हम किसी घटना को या एक्शन को देखते हैं तब हम देखते हैं। जैसे गेट वेल सून, जल्दी सही हो जाओ। नॉट गेट वेल अर्ली, यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि नॉट गेट वेल अर्ली, बस ये कहा जाएगा
कि मतलब गेट वेल सून, गेट वेल अर्ली नहीं कहा जाएगा, मतलब जल्दी सही हो जाओ, जल्दी सही हो जाओ का मतलब बेड रेस्ट लो और धीरे धीरे रिकवरी हो जाए, कल सही हो जाओ, कल के बाद सही हो जाओ, पर जल्दी सही हो जाओ। तो मतलब कोई सिकनेस है उसकी महीनों चली, 15 दिन तक चली, अब ये आदमी विश करता है कि जल्दी सही हो जाओ। द वर्क वॉज हार्ड एट द बिगिनिंग, शुरुआत में काम बड़ा कठिन था, बट सी सून गॉट यूज टू इट, लेकिन शीघ्र ही उसकी आदत बन गई, मतलब सी केम इनटू प्रैक्टिस, अभ्यास हो गया उसको उस चीज का। तो वो भी है कि काम करते करते शीघ्र ही उसकी आदत सी पड़ गई। तो यहाँ पे सून अर्ली का यूज नहीं होगा। आई विल पे यू सून, मैं शीघ्र ही आपको आपका पैसा वापस कर दूंगा। आई विल पे यू अर्ली गलत प्रयोग, तो आई विल पे यू सून, द सूनर द बेटर, मतलब जितने जल्दी कोई काम करो उतने जल्दी अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए इसका ये ऐसे इडियोमैटिक सेंस में सेंटेंस यूज किया जाता है। द अर्लियर द बेटर नहीं कहा जाता, द सूनर द बेटर कहा जाता है। तो ये था सून का प्रयोग। अर्ली को देख लेते हैं। अर्ली मीन्स नियर द बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड, ये कोई टाइम पीरियड को लेता है, मतलब कोई टाइम सेशन होगा और उसकी शुरुआत में ही लेगा। जैसे हम कहते हैं कि प्राचीन मानव, तो द अर्लीस्ट मैन कहा जाएगा, द सूनर या सूनेस्ट मैन नहीं कहा जाएगा। अर्ली का मतलब प्राचीन से होता है, किसी सेशन के प्रारंभ में जब कोई चीज हम, चाहे वो महीना हो या वर्ष हो या कोई युग हो या फिर कोई सेंचुरी हो, उसकी शुरुआत में जब हम पहले से बात करें तो अर्ली का प्रयोग होगा। दैट वी आर थिंकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं उस समय के बारे में। इट डज नॉट मीन ए शॉर्ट अ टाइम आफ्टर नाउ एंड देन, ये सून की तरह एक छोटे समय के लिए यूज नहीं होता है, ध्यान रखिए। अर्ली दैट वीक यानी सप्ताह की शुरुआत में ही वॉज कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन, उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया। तो अर्ली दैट वीक, वीक मतलब 7 डेज का होता है, और 7 डेज की बिगिनिंग में ही तब अर्ली का, सून दैट वीक कह सकते हो, नहीं कह सकते हो, इसलिए यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है। सेकंड एग्जांपल है, आई यूजुअली गेट अप अर्ली एंड गो टू बेड अर्ली, मतलब मैं प्रायः जल्दी उठता हूँ और जल्दी ही सो जाता हूँ। तो ये एक सेशन है, सोने का आपका पीरियड है, जो एक नाइट सेशन होता है, उसमें उसके आप जैसे नाइट शुरू होती है वैसे सूरज सो जाते हो, और एक डे सेशन होता है जिसमें आप जैसे दिन शुरू होता है वैसे जल्दी उठ जाते हो। तो किसी भी टाइम पीरियड की बिगिनिंग में जब हम प्रयोग करते हैं तो ऐसा नहीं कहोगे कि आई यूजुअली गेट अप सून एंड गो टू बेड सून, नहीं, गलत प्रयोग। मतलब गेट अप अर्ली एंड गो टू बेड अर्ली। आई कॉट एन अर्ली ट्रेन, आई कॉट एन सून ट्रेन नहीं कह सकते, इसलिए अर्ली ट्रेन। अर्ली ट्रेन का मतलब जो डे सेशन में जल्दी निकलती है गाड़ी, उसको अर्ली ट्रेन कहा गया। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर एन अर्ली रिप्लाई, आपने, मुझे तो ये था कि 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते भर में आपका जवाब आ जाएगा, लेकिन शुरुआत में ही जवाब आ गया इतनी जल्दी। मैंने जैसे आपको सेंड किया मैसेज वैसे ही आपका जवाब आ गया, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी आएगा, तो मैं आपकी शीघ्र रिप्लाई के लिए कृतज्ञ हूँ। इट इज़ द अर्लीस्ट नॉन एग्जाम्पल ऑफ ए केव पेंटिंग। अगला एग्जाम्पल है कि जो गुफा की चित्रकारी होती थी उसका ये बहुत प्राचीन जानने जाने वाला एग्जाम्पल है। अर्लीस्ट का मतलब यहाँ प्राचीन से है, प्राचीनतम समय का ये केव पेंटिंग का एक एग्जाम्पल है। तो सूनेस्ट नॉन नहीं कहा जाएगा, अर्लीस्ट नॉन, बहुत प्राचीन समय से ये चीज जानी जाती है। आई थिंक you have understood the full sense of the examples. Next, quickly, quickly का यूज क्या होगा? क्विकली रिफर्स टू द स्पीड, ये स्पीड को रिफर करता है विद विच समथिंग इज डन, जिसके साथ साथ कुछ किया जाता है। स्पीड मूवमेंट होगा लेकिन फास्ट मूवमेंट होगा। लेट्स गेट हर टू द डॉक्टर क्विकली, चलो जल्दी से उसको डॉक्टर के पास ले चलें, मतलब इट इज अर्जेंट, वी नीड टू मूव फास्ट, हमें जल्दी चलने की जरूरत है, यानी कि द पेशेंट इज सीरियस एंड अर्जेंटली नीड द डॉक्टर, बहुत तेजी से जल्दी से उसको डॉक्टर की जरूरत है वरना कुछ हो सकता है। तो लेट्स गेट हर टू द डॉक्टर क्विकली, जल्दी से उसको डॉक्टर पास ले चलें। आई ऑट टू सी द डॉक्टर सून, हमें शीघ्र ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। नॉट एन इमरजेंसी, इमरजेंसी नहीं है यहाँ पर। आई ऑट टू सी द डॉक्टर अगर क्विकली करें तो फिर इमरजेंसी हो गई, लेकिन सून है तो इमरजेंसी नहीं है। बट हाँ, कोई बीमारी है तो जल्दी से जल्दी, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 4 दिन में, 6 दिन में डॉक्टर से आप कंसल्ट जरूर कर लें। जल्दी है इसमें भी, लेकिन वो नहीं है जो इसमें मूवमेंट दिखाया गया है। आप समझ रहे होंगे, मैं बात समझ रहा हूँ कि ये इतना बिल्कुल क्लियर एग्जांपल है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ही डिड द रिपेयर क्विकली बट नॉट वेरी वेल, उसने जल्दी जल्दी मरम्मत कर दी किसी चीज की भी, बट नॉट वेरी वेल, लेकिन बहुत अच्छी तरह से नहीं किया। इसका मतलब है कि बहुत ही फास्ट मूवमेंट में काम किया
इसीलिए अच्छा नहीं हुआ। तो यहाँ पर ही डिड द रिपेयर सून नहीं होगा, यानी कि सून अगर हो जाएगा तो अर्थ बदल जाएगा। सून का मतलब हो गया कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे जल्दी उसने कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक्टिव इतनी फास्ट है कि जल्दी जल्दी कर दिया, इसलिए बहुत अच्छे से नहीं किया। फर्दर refers to situation, it takes no time, it comes just after an action। किसी एक्शन, जैसे कोई एक्शन होता है उसके बाद दूसरा एक्शन हो बिना किसी देरी की, तो फिर वहां पर फर्दर का यूज होता है। ये सिचुएशन को डिनोट करता है। जैसे डू इट विदाउट फर्दर डिले, इसे बिना किसी देरी के करो, अर्थात इसमें आपको देर नहीं करना है और देरी नहीं होना चाहिए, बस आप काम कर रहे हो इसके बाद तुरंत कर दो। तो यहाँ पर आपको दूरी का मतलब नहीं है, क्योंकि फार्दर दूरी बताता है, यहाँ सिचुएशन की बात है कि आप बस एक एक्शन कर चुके। ही गिव नो फर्दर रिप्लाई, उसने आगे कोई और जवाब नहीं दिया। तो यहाँ डिस्टेंस का मैटर नहीं है, यह सिचुएशन का मैटर है कि स्थिति क्या है। कि आगे की स्थिति ये थी कि शीघ्र ही जवाब उसका आ गया। आगे की स्थिति ये है कि और देरी ना करें, आप तुरंत ही काम कर लें। और ये भी एक मूवमेंट को दिखाता है। तो यहाँ पर फर्दर इसीलिए लिया गया क्योंकि इससे पहले आपने सून, अर्ली और क्विकली को पढ़ा है। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन सी पेज 6। और आगे की अगर जानकारी चाहिए, और आगे की जानकारी का मतलब दूरी से नहीं है। अगर स्थिति आपकी ये बनती है कि और कुछ चाहिए तो पेज नंबर 6 देख लो। ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर एजुकेशन। और आगे की एजुकेशन के लिए, मतलब कोई लोकल की एजुकेशन पूरी कर ली है, अब सिचुएशन ये है कि उसको आगे की और चाहिए। आगे की मतलब डिस्टेंस से नहीं है कि दूर की चाहिए, नहीं नहीं, अब उसी क्रम में और आगे की पढ़ाई पढ़ना चाहता है, तो उसी आगे की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड चला गया। नोट क्या है, इट इज यूज्ड फॉर एडिशनल और एक्स्ट्रा और मोर एडवांस। जब कोई चीज एडिशनल करनी हो या एक्स्ट्रा होती है या और भी आगे की बात की जाती है, तब फर्दर का यूज किया जाता है। देख लो फार्दर। फार्दर रिफर्स टू डिस्टेंस, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम लखनऊ देन कानपुर। दिल्ली कानपुर की तुलना में लखनऊ से ज्यादा दूर है। तो ये पक्का सिचुएशन नहीं दे रहा है, बल्कि डिस्टेंस बता रहा है किलोमीटर के हिसाब से। विच इज द फार्देस्ट प्लानिट फ्रॉम द सन। सूर्य से कौन सा प्लानिट सबसे दूर है, तो ये भी डिस्टेंस बता रहा है। यहाँ पर फार्दर, फार्देस्ट की बात आ गई, वही चीज एक ही है। ही हैज गॉन फार्दर, वह दूर जा चुका है, अर्थात डिस्टेंस बता रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू गो फार्दर फ्रॉम माई स्टेट फॉर अ जॉब। जॉब के लिए मैं अपने स्टेट से अधिक दूर नहीं जाना चाहता हूँ, यानी बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बस मुझे आसपास का ही जॉब चाहिए, अपने स्टेट से बाहर का जॉब नहीं चाहिए। तो सभी समझ रहे होंगे कि यहाँ डिस्टेंस बताया गया है। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग और इन। वी यूज बोथ ड्यूरिंग एंड इन टू से दैट समथिंग हैपेंस इनसाइड अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जब कोई खास किसी अवधि या समय की अवधि के बीच में उसके अंदर कोई काम हो रहा होता है, तब हम ड्यूरिंग का भी प्रयोग कर लेते हैं और इन का भी प्रयोग कर लेते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जहाँ पर डिफरेंस है वहाँ पर आपको एग्जाम्पल के जरिए समझ में आ जाएगा। वी विल बी अवे ड्यूरिंग अगस्त, या फिर विल बी अवे इन अगस्त। अगस्त में हम बाहर रहेंगे या अगस्त के दौरान हम बाहर रहेंगे। तो ये अगस्त एक टाइम पीरियड है और इसमें इन लगा सकते हो या ड्यूरिंग अगस्त भी कर सकते हो। तो अगस्त का जो महीना है इस दौरान हमें बाहर रहना है, या अगस्त के महीने में भी बाहर रहना है, तो ड्यूरिंग भी आपका फेवर करेगा और इन भी करेगा। आई वोक अप ड्यूरिंग द नाइट या आई वोक अप ड्यूरिंग, आई वोक अप इन द नाइट, दोनों मैच करेंगे। मैं रात के दौरान जगा, एक ये टाइम पीरियड है, यानी रात का जो एक समय है, एक सेशन है, और उसके दौरान आप कहीं ना कहीं जगे, और या फिर इन द नाइट रात में जगे, यानी उसमें भी यही चीज सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर क्लियर है। लेकिन वी यूज ड्यूरिंग टू स्ट्रेस अबाउट द होल ऑफ द पीरियड। होल ऑफ द पीरियड, पूरे सेशन को, टाइम सेशन को मतलब इम्फेसिस करने के लिए हम ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? द शॉप इज क्लोज ड्यूरिंग ऑल ऑफ अगस्त। अगस्त का पूरा महीना, उस दौरान पूरे अगस्त भर ये दुकान बंद रहती है। नॉट इन ऑल ऑफ अगस्त, इन ऑल ऑफ अगस्त का भी यूज यहाँ पर नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान से समझ लेना है। तो यहाँ ड्यूरिंग ऑल ऑफ अगस्त, पूरा अगस्त का सेशन ले लिया, डिफरेंस आपको समझते जाना है। एंड वी यूज ड्यूरिंग when we are talking about an event, activity और experience। और ड्यूरिंग का प्रयोग यहाँ पर भी करते हैं, ये देखिए बहुत सारे एग्जांपल देकर समझाएगी ये बात। he had some strange experience during his military service। मतलब अपनी मिलिट्री की सर्विस में उसके दौरान उससे एक अजीब सा अनुभव प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर इन हिज मिलिट्री सर्विस नहीं करना है, ड्यूरिंग हिज मिलिट्री सर्विस करना है। इन थोड़ा सा टाइम को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ड्यूरिंग पूरे टाइम ऑफ
पीरियड ऑफ टाइम को कवर करता है, इसलिए ड्यूरिंग हिज मिलिट्री सर्विस। यहाँ बात समझ में आ जाएगी आपको। आई विल ट्राई टू फोन यू ड्यूरिंग द मीटिंग, मतलब मैं मीटिंग के दौरान, देखो वीडियो पूरा देखोगे तभी ये अंतर आपको समझ में आएगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन जो जल्दबाजी है और जिनको नहीं समझना है उनके लिए प्रॉब्लम रहेगी, और वो चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू फोन यू ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान मैं आपको फ़ोन करने की कोशिश करूंगा। अब मीटिंग का टाइम मान लीजिए 9 to 1 है या फिर 9 to 12 है, उस दौरान कभी भी वो मीटिंग के दौरान फ़ोन कर सकता है। और ही स्टूड अप टू से समथिंग इन द मीटिंग, यहाँ पर देखिए इनका प्रयोग किया गया, यहाँ ड्यूरिंग नहीं होगा, मतलब वो मीटिंग में कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ। अब मीटिंग में कहने के लिए खड़ा होगा, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। अब पूरी मीटिंग के दौरान पूरी मीटिंग के समय को, सेशन को नहीं कवर कर रहा है, बस मीटिंग चल रही थी, एक निश्चित समय पर वो मीटिंग में खड़ा हो गया बोलने के लिए, तो ड्यूरिंग द मीटिंग नहीं लेगा, इन द मीटिंग लेगा। यहाँ से आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। आई मेट देम ड्यूरिंग माई स्टे इन चाइना, जब मैं चाइना में ठहरा हुआ था उस दौरान मैं उनसे मिला। अब नॉट इन माई स्टे इन चाइना, ये प्रयोग गलत रहेगा, इसलिए ड्यूरिंग माई स्टे इन चाइना। आप बात समझ गए होंगे, मुझे लगता है पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को रिवर्स करके फिर आप आसानी से एक्सप्लेनेशन को देखें, आपको पूरा पूरा बिल्कुल एक्सप्लेनेशन साफ समझ में आएगा। एग्जांपल्स की स्टडी करें, और फॉर एनी कंफ्यूजन यू मै कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई सून। तो यहाँ पर आपको देखना है और समझना है, और आपने जो इतना टाइम दिया वीडियो के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगले इसी तरह की इम्पोर्टेंट किसी वीडियो में, ठीक है। और अगर कमेंट आपको कंटेंट आपको अपनी तरह का चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वरना मैं अपने हिसाब से तो काफ़ी यूज़फुल कंटेंट्स देता ही रहता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि बेहतर हो। देखिए ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए मेरे वीडियोस होते हैं, और जो इंटरटेन के लिए जो वेट करते हैं उनके लिए संभवतः थोड़ा कम है। इंटरटेन का टाइम अलग रहता है, और ये पढ़ाई वाले वीडियो, इनसे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सो सी यू अगेन, एंड सभी को राधे राधे, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।